हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। अभी हम लोगों की एनर्जी की सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत देख रहे हैं। गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोतों में जब मैंने ऊर्जा प्रबंधन पढ़ाया था तब आपको एक पॉलिसी बताई थी, एक नीति बताई थी गवर्नमेंट की, बीएस मानक। तब मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो आज हम इसी भारत स्टेज मानक के ऊपर चर्चा करेंगे, ये है क्या, और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसके ऊपर चलते हैं। लास्ट ईयर आपसे फेम इंडिया क्वेश्चन पूछा था। रीजन क्या था? 2019 में उसका द्वितीय चरण शुरू होने वाला था, मतलब उसने अपना एक फेज कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये नीति थी जिसका सीधा सीधा असर हमारे पर्यावरण के ऊपर था, और पर्यावरण वर्तमान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फेम इंडिया पूछा है, ऐसी नीति जो करंट में बहुत ज्यादा थी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वैसे ही हमारा जो भारत स्टेज है वो 2020 से शुरू हो रहा है। हालांकि जब ऑटोमोटिव नीति आई थी उसमें उसका लक्ष्य 2024 से स्टार्ट करने का था, लेकिन हम उसको 2020 में ला रहे हैं। तो एक विवादित या एक कॉन्फ्लिक्ट तरीके से हम उसको लेकर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में है। और दूसरा, ये इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी, ये इन्वायरमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वापस पूछे जाने की संभावना, और हाल ही में इसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है। तो कहीं ना कहीं ये नीति पूरी तरह से चर्चा में है, इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से ये आपके पेपर में ऊर्जा वाले सेक्शन में पूछी जा सकती है, इन्वायरमेंट में तो मोस्टली पूछी ही जा सकती है, अर्थव्यवस्था की अवसंरचना वाले पार्ट में पूछी जा सकती है, या आपका सीधा सीधा निबंध जो 250 शब्दों में 500 शब्दों में आते हैं वो निबंध का ये एक टॉपिक हो सकता है। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। सीधे चलते हैं कि है क्या ये पॉलिसी। क्या पॉलिसी है? सबको पता है भारत स्टेज मानक वाहनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। वाहनों के अंदर जो हम पेट्रोल डीजल ऐसा ईंधन डालते हैं उससे रिलेटेड है। तो वो क्या करता है, पेट्रोल और डीजल अपूर्ण दहन के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है। यही कारण है कि दिल्ली, पटना और वो पूरा जो नॉर्थ बेल्ट वाला एरिया है वो ठंडी का मौसम आते आते वायु प्रदूषण की इतनी ज्वलंत समस्या से घिर जाता है कि कितने लाख बच्चे, और WHO की उसके ऊपर आने वाली रिपोर्ट, या दिल्ली का टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में शामिल होना, ये सारे रीजन कहीं ना कहीं ये वाहन हमारे उत्तरदायी हैं उस सब में। तो उन सबको दूर करने के लिए भारत स्टेज मानक लेकर आए गए हैं, जो ऑटोमोटिव मतलब वाहन, किसी भी तरह का वाहन, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, उसमें भी भारी वाहन जैसे ट्रक, बस, हल्के वाहन जैसे हमारी कार वगैरह, सब तरह के ऑटोमोटिव उत्सर्जन मानक है। यानी कि एक कार में अगर आप बैठे हैं, एक बाइक पे आप बैठे हैं, एक बस में बैठे हैं, ट्रक चला रहे हैं, उन सब में यूज किया जाने वाला पेट्रोल डीजल वातावरण में कितनी सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा छोड़ना चाहिए, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा छोड़ना चाहिए, कितनी नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा छोड़ना चाहिए, ये सारे मानक निर्धारित करने वाली ये नीति है कि ऐसा पेट्रोल लाओ जो केवल इतना परसेंटेज सल्फर डाइऑक्साइड छोड़े, ऐसी नीति लाओ जो केवल इतना परसेंटेज नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़े। तो ऑटोमोटिव उत्सर्जन मानक पे नीति है। कहां से ली हमने इसको? यूरोपियन नियमों पर आधारित है। ये क्या है इसका अगर डेफिनेशन में एक लाइन में बोलूं तो या तो ये लिखिए या ये लिखिए, प्रदूषक तत्वों के स्तर का ये नियंत्रण करती है। हमारे यहाँ पे कौन है जो इसके लिए मानक निर्धारित करती है कि कितना परसेंटेज होगा, इसके लिए जो भी नियम बनाती है वो नोडल एजेंसी है आपकी CPCB। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण निवारक बोर्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ऑटोमोटिव उत्सर्जन मानक है ये, जो यूरोपीय नियमों पर आधारित है, जिनके अंतर्गत प्रदूषक वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों के सार का स्तर का नियंत्रण किया जाता है। हमारे यहाँ पे इसकी नोडल एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, अब इसका इतिहास क्या है, क्यों ऐसा लगा भारत को लेकर आऊं, कैसे क्या आइडिया आया? तो भारत 1991 से ही उत्सर्जन नियमों की शुरुआत कर चुका था कि वाहन बड़े पैमाने पर, पर्सनल जो निजी वाहन है बढ़ रहे हैं, हमारा सार्वजनिक यातायात भी बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का यूज बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि कितना भी कंट्रोल करें बड़े पैमाने पर ही उत्सर्जन करेंगे। तो 1991 से भारत ने इन नियमों की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जो भारत स्टेज के नाम से जो हमारा स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, सन 2000 में हुआ था। ये सब डेटा आपका प्रीलिम्स उठा लो, आपका मेंस उठा लो, उसमें कोई पेपर उठा लो, ऐसे उठा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना हर चीज। इसीलिए पूरा ऐसे के हिसाब से आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा कुछ बताया जा रहा है। ठीक है,
तो वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने भारत स्टेज मानकों की शुरुआत की। 2005 और 2006 आते आते भारत स्टेज 1 से गवर्नमेंट आगे बढ़ी और मानक जटिल किए, कठिन किए और भारत स्टेज 2 लेकर आई और कठिन करते हुए भारत स्टेज 3 लेकर आई। भारत स्टेज 3 में क्या होगा ये तो 2006 में गवर्नमेंट ने बता दिया था कि इतनी सल्फर की मात्रा होनी चाहिए, इतना नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसको शुरू करते करते 2010 आ गया। क्यों 2010 में शुरू की? क्योंकि उस तरह का इंजन बनाना, गाड़ियों को उस तरह से डेवलप करना, फिर उस तरह का पेट्रोल बनाना पेट्रोलियम रिफाइनरीज के द्वारा, तो थोड़ा टाइम लगता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने में। तो 2006 में अवधारणा तो आ गई, लेकिन शुरुआत होते होते 2010 आ गया। वर्तमान में कहाँ स्टैंड करते हैं हम? आज हमारे यहाँ पे बड़े पैमाने पर जो गाड़ियां चल रही है, चाहे आपके घर में भी कोई कार होगी, बाइक होगी, वो या तो BS3 मानक की होगी या फिर BS4 मानक की होगी। यानी भारत की स्टेज कौन सी है वर्तमान में? BS4, लेकिन अभी भी BS3 मानकों को भी संचालित किया जा रहा है। तो वर्तमान में भारत में पूछा जाता है, सारे ऑप्शन आते हैं, तब तो आप BS4 लगाएंगे, बट अगर आपको रिटर्न में लिखना है तो आप BS3 और BS4 दोनों लिखेंगे, क्योंकि इनको मार्केट से आउट नहीं किया गया, ये भी हमारे मार्केट में बने हुए हैं और जो टाइमिंग पीरियड है वो हमारा BS4 का है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, अभी मुद्दा चर्चा में क्यों आया? ठीक है, कब से चल रहा है? सन 2000 से हम BS मानक चला रहे हैं। अभी ये चर्चा में आने का रीजन क्या है? हम सबको बताएं, दिल्ली की प्रदूषण की समस्या ज्वलंत हो चुकी है। दिल्ली के साथ साथ पूरा नॉर्थ बेल्ट उधर पटना तक चले जाइए, सारा कुछ बहुत ही ज्यादा प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए एक ऑर्डर पास किया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हाल में पूरे भारत के लिए ये ऑर्डर पास कर दिया है कि 1 अप्रैल 2020 से भारत की सड़कों पर BS4 मानक की गाड़ियां नहीं उतरेंगी। BS4 मानक की गाड़ियों के विक्रय और पंजीकरण पर 1 अप्रैल 2020 से रोक है। मतलब अब अगर आप मार्केट में गाड़ी खरीदने जाएंगे 1 अप्रैल 2020 के बाद, आपको BS4 मानक की गाड़ी कहीं नहीं मिलेगी। अब कौन सी गाड़ी मिलेगी? क्यों लेकर आई है? वायु प्रदूषण बहुत ज्वलंत हो गया है, उससे निपटने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायिक सक्रियता का मुद्दा है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट खुद आगे आया कि गवर्नमेंट चाहे 2024 में इसको लागू करना चाहती है, लेकिन वर्तमान जरूरत है कि अभी के अभी BS4 मानकों को छोड़कर और अपग्रेड किया जाए, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को और कम से कम किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब भारत की सड़कों पर 1 अप्रैल 2020 से BS4 मानक की गाड़ियों को कम से कम किया जाएगा और BS4 मानक की किसी भी नई गाड़ी के विक्रय और पंजीकरण पे इस तारीख से रोक लगाई जाती है। अब ऑटोमोटिव ईंधन नीति जो गवर्नमेंट 2000 से शुरू करी थी, भारत मानक स्टेज, उस वक्त गवर्नमेंट ने बोला था कि BS4 अभी हमारे यहाँ पे चल ही रहा है, BS4 चल ही रहा है, और गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि BS5 को हम 1 अप्रैल 2022 से लागू कर देंगे और BS6 को हम 1 अप्रैल 2024 से लागू कर देंगे। अभी 2022 वाले को तो सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दिया। BS4 के बाद सीधे क्या लाने के लिए बोल दिया? BS6। और दूसरा, ये जो 1 अप्रैल 2024 था वो सीधा घटके कहाँ आ गया? 1 अप्रैल 2020। कितना टाइम कम हुआ और कितना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए हमारी कार, हमारे बाइक, हमारी बस, ट्रक के इंजन को इस तरह के ईंधन के लिए अपडेट करना और इस तरह का ईंधन पेट्रोलियम रिफाइनरीज के लिए बनाना। लेकिन क्योंकि वायु प्रदूषण की समस्या भी इतनी ज्वलंत है, तो सुप्रीम कोर्ट को एक टफ डिसीजन लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो हम BS4 से BS6 पर सीधा जाएंगे, ये तो गवर्नमेंट भी चाहती थी, गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हम BS4 से BS6 पर सीधा जाएंगे, BS5 को हम एलिमिनेट करते हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग हम 1 अप्रैल 2020 से ही BS6 मानक लेकर आ जाएंगे। तो BS5 क्यों नहीं लेकर आए? क्यों एलिमिनेट कर दिया हमने BS5 को, सीधे BS6 को क्यों लेकर आए? तो जैसे मैंने बताया कि इन मानकों में हम सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब के मानक निर्धारित करते हैं कि कितना इससे उत्सर्जन होगा, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सल्फर ही है। तो जो BS5 और BS6 है, इन दोनों में सल्फर की मात्रा बराबर है, यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल की गाड़ी चला रहे तो उसमें से चाहे वो BS5 मानक का पेट्रोल हो या BS6 मानक का पेट्रोल हो, दोनों में सल्फर की 10 पार्ट्स मिलियन की
मात्रा ही उत्सर्जित होगी। तो जब दोनों की मात्रा समान है तो हम थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन क्यों ना सीधे ले आए जब हमारे इतनी समस्या हो रही है। अगर अभी मैं बोल रही हूँ कि BS5 और BS6 में 10 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर की मात्रा है, तो BS4 में कितनी थी जो इससे पहले हमारे यहाँ लागू है, उसमें सल्फर की मात्रा 50 पार्ट्स पर मिलियन थी। और अब 50 पार्ट्स मिलियन से जब हमको सीधे 10 पार्ट्स पर मिलियन पे जाना है और जब इसमें और इसमें इक्वल है मात्रा, तो हम अपग्रेडेड पे जाएंगे, हम सीधा BS6 पे जाएंगे। तो एक रीजन ये हुआ बीच वाली लेवल को एलिमिनेट करने का। दूसरा रीजन क्या है, भारतीय कंपनियां यूरो 6 जहां से हमने ये लिया है और यूरोपियन कंट्री अपने 6 वाले पे यानी अपग्रेडेड वर्जन पे अब आ चुकी है, वहां पे यूरो 6 मानक की ही गाड़ियां चल रही हैं। तो भारतीय कंपनियां यूरो 6 इंजन निर्माण और निर्यात कर रही है। भारत में जो कंपनियां निर्यात करती है अपने ऑटोमोटिव का, अपनी कार्स का, अपने वाहनों का, वहां पे क्योंकि यूरो 6 मानक के इंजन चल रहे हैं इसलिए वो यूरो 6 का ही चला रही है। तो गवर्नमेंट ने बोला जब आप यूरो 6 मानक का इंजन बना सकते हो, इट मीन्स आपके पास टेक्नोलॉजी तो है। भारत में जलवायु परिवर्तन है, भारत में गाड़ियों की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आपको समय चाहिएगा, तो हम आपको 2020 तक का समय भी दे देते हैं। ठीक है, 6 महीने निकल चुके हैं उस बात के, आप कर लो अपना अपग्रेडेशन जिस भी तरह से आपको करना है। तो ये दो रीजन थे, हमने BS5 से सीधे 6 पर ट्रांसफर किया। एक सल्फर की मात्रा का इक्वल होना 10 पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा ऑलरेडी हमारे यहाँ की वाहन कंपनियां इस तरह के किसी इंजन का निर्माण करके निर्यात कर रही है गाड़ियां। अब BS4 और BS6 में क्या अंतर है, यानी वर्तमान में जो चल रहा है उसमें और भविष्य में जो आने वाला है उसमें क्या अंतर है। उसके दो बिंदु हैं। पहला है सल्फर की मात्रा। मैंने आपको बताया कि BS4 में सल्फर की मात्रा 50 पार्ट्स पर मिलियन थी, यानी इतना उत्सर्जन उसमें अलाउड था, लेकिन BS6 में 10 पार्ट्स पर मिलियन ही अलाउड है, यानी BS6 की गाड़ियां सल्फर का उत्सर्जन BS4 की तुलना में 80% कम करेंगे, विच इज वेरी कमेंडेबल। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा वायु प्रदूषण धड़ल्ले से नीचे गिरेगा। और दूसरा आता है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा, जो BS6 मानक की गाड़ियां BS4 की तुलना में अगर डीजल वाली होंगी तो 70% कम नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो, उनका कम उत्सर्जन करेंगी। और अगर पेट्रोल की गाड़ी होगी तो वो 25% कम उत्सर्जन करेगी नाइट्रोजन ऑक्साइड का BS4 की तुलना में। तो इन दोनों में डिफरेंस भी हमको समझ में आया। अब BS6 की और क्या विशेषता है, पर्यावरण की दृष्टि से तो हमने देख लिया कि भैया वो सल्फर डाइऑक्साइड भी 80% तक कम उत्सर्जित करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी डीजल में 75% और पेट्रोल में 25% कम करेगा। लेकिन और क्या विशेषता है, तो कुछ उसकी टेक्नोलॉजिकल विशेषताएं हैं। पहला है डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। पार्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जो हम 2.5 10 PM वाले वर्ड सुनते हैं ना, PM 2.5 PM 10, जो हमारे श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, उनको छानने का एक फिल्टर, इनको छानने का एक फिल्टर, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो BS6 मानक की जो गाड़ियां होंगी उनमें इस तरह का डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर लगा होगा जो 80 से 90% PM 2.5 को हवा में जाने ही नहीं देगा। मतलब अब जब हमारे यहाँ पर BS6 की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी तो PM 2.5 की जो मात्रा वातावरण में जाती है वो कम हो जाएंगी। कितना कम हो जाएंगी, 80 से 90%, यानी कि केवल 10 to 20% ही उनका उत्सर्जन होगा, विच इज अगेन वेरी कमेंडेबल। अगला जो इसकी विशेषता है वो है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन टेक्निक। मतलब यहाँ पर भी वातावरण में जाने वाले, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इस तरह के उत्सर्जन को रोकने के लिए सिलेक्टिव कैटालिटिक यानी उत्प्रेरक रिडक्शन टेक्नोलॉजी लेकर आई गई है। और तीसरी विशेषता यह है कि कार जो हमारा हल्का वाहन है उसमें तो हम ये चीजें यूज करते हैं और इनको और अपग्रेड करेंगे BS6 में, लेकिन अभी तक हम हमारे भारी वाहनों जैसे बस ट्रक में ये सब यूज नहीं करते थे। लेकिन BS6 में कंपलसरी किया गया है कि हल्के वाहन जैसे कार, बाइक, इसके साथ साथ आपको भारी वाहनों यानी बस ट्रक में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा। तो ये BS6 की अगेन एक विशेषता हो गई। अब हम चलते हैं सीधे नोट्स पे। आपको इस नोट्स की जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां पर मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद ये मैंने आपको इसका इतिहास बता दिया है। ठीक है, चर्चा में क्यों आया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से और वायु प्रदूषण की वजह से आया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने आपको बताया कि BS5 के स्थान पर हम BS6 क्यों लेकर आए, क्योंकि दोनों में सल्फर की जो मात्रा है वो इक्वल है। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया BS4 और BS6 में क्या अंतर है।
BS6 मानकों में क्या टेक्नोलॉजिकल विशेषताएं थी ये भी मैं आपको बता चुकी। अब BS6 के लाभ ये यहाँ से बता रही हूँ क्योंकि कुछ नया नहीं है, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है वही सब पढ़ के मुझे बताना है। वाहनों से हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के प्रदूषक निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती वाहनों से, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ध्यान रखना, अगर आपसे ये भी पूछा जाता है वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको निकलता है, लगता है हर जगह से निकलती है, लेकिन वाहनों से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। अतः BS6 प्रदूषण स्तर के नियंत्रण में सहायक होगा, क्योंकि इन सब की मात्रा उसमें धड़ल्ले से नीचे कम हो जाएगी। BS6 ईंधन में BS4 की तुलना में सल्फर का स्तर 5 गुना कम है, अतः इनके उपयोग से सल्फर के उत्सर्जन में 80% की कमी का अनुमान है। अतः इसको हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये क्लीन फ्यूल है, अत्यंत स्वच्छ ईंधन। अगर आपसे पूछा जाता है आपकी प्रीलिम्स में के एग्जाम में कि अत्यंत स्वच्छ ईंधनों की परिभाषा में शामिल है, और उसमें आपका बायोमास एनर्जी भी दिया हुआ है, आपका सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, और ये BS6 मानक को फिर 1, 2, 1, 2, 3 करके जो आते हैं जिस तरह का पैटर्न, उसमें आपको BS मानक को भी लगाना है, क्योंकि BS6 को वापस आपका अत्यंत स्वच्छ ईंधन और क्लीन फ्यूल की श्रेणी में इसको हमारी गवर्नमेंट ने शामिल किया है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं या इसके लाभ हैं, सॉरी। और क्या है इसके लाभ? मैंने आपको बताया कि पार्टिकुलेट मैटर्स की जो उत्सर्जन की मात्रा है वो भी 80 से 90% तक कम हो जाएगी। तो अगर इसको हम नंबर्स में देखें तो PM 2.5 की वैल्यू 400 mgcm, इसका यूनिट है ये mgcm, से 120 mgcm से ज्यादा का योगदान वाहनों से होने वाले प्रदूषण कणों का होता है। मतलब वातावरण में जितने पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिसकी संख्या इन्होंने बताई है 400, उस 400 में से 120 का योगदान कौन देते हैं? हमारे वाहन। अब अगर हम BS6 लेकर आएंगे तो ये 120 mgcm पार्टिकुलेट मैटर्स की मात्रा घट के सीधे 20 से 40 mgcm हो जाएगी। मैंने आपको बताया 10 से 20% रह जाएगी, और इसीलिए, लेकिन ये तभी संभव होगा जब वाहन पूरी तरह से BS6 की तकनीक पर तैयार हो। अगला क्या होगा? वही नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो 75% आपकी पेट्रोल डीजल में और 25% डीजल की गाड़ियों में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो लाभ हो गए। अब इनमें कुछ आने वाली बाधाएं भी होंगी, हर चीज बड़ी आसानी से होती नहीं है, तो इनकी बाधाएं क्या है वो हम देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहली बाधा क्या है कि क्या आज हमारे देश में लोगों के पास हो चाहे वाहन कंपनियों के पास हो, BS3 और BS4 मानक के वाहन नहीं है, लाखों की संख्या में है। तो उन वाहनों का हम क्या करेंगे? क्या लोग उनको अटाले में दे देंगे, कबाड़ में दे देंगे? और जो वाहन कंपनियां हैं वो क्या करेगी? लोगों के पास तो 1 या 2 वाहन है, वाहन कंपनियां ऐसे लाखों के वाहन स्टॉक में रख के बैठी है। तो पहला उनकी समस्या है। दूसरा समस्या क्या है कि तेल कंपनियां जो है उनको भी, जो अभी तक BS3 और BS4 मानकों के लिए पेट्रोल डीजल तैयार कर रही थी, उनको BS6 मानकों के लिए पेट्रोल डीजल तैयार करना पड़ेगा, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। तो 1 साल के कम पीरियड ऑफ टाइम में ये 40,000 करोड़ रुपए का खर्चा करके नए काइंड का पेट्रोल बनाना संभव है, असंभव है, इसके ऊपर भी चिंता जताई जाती है और आशंका व्यक्त की जाती है कि शायद नहीं हो पाएगा। अगली चुनौती ये है कि हमारा जो इंजन बनाएंगी वाहन कंपनियां BS4 से सीधे BS6 का, तो ये बोला जा रहा है कि इतनी जल्दी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो पाएगा क्या? हालांकि हमारे यहाँ पे यूरो 6 के इंजन बन रहे हैं और उनका निर्यात किया जा रहा है, लेकिन वहां का जो क्लाइमेट और भारत का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। दूसरा, वहां पे गाड़ियों की स्पीड, भारत में गाड़ियों की स्पीड वो डिफरेंस है। वहां की सड़कों की गुणवत्ता, भारत की सड़कों की गुणवत्ता वो डिफरेंस है। इन सब के कारण भारत का जो इंजन है वो BS6 का इंजन और यूरो 6 के इंजन में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये कह देना कि क्योंकि आप ये बना रहे हो इसलिए आप ये भी बनाते हो, तो ये बिना सरपैर की बात लगती है, क्योंकि दोनों में तकनीक में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसके डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। तो इतने कम टाइम में हमारी वाहन कंपनियां इतना अपग्रेडेड और इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंजन निर्माण कर पाएंगी, इस पर वापस हमें शंका होती है। अगली जो इसमें समस्या है वो है कि BS6 मानकों के लिए बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल हमको, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा तेल बनाना पड़ेगा जो प्रदूषण को कम से कम कर सके। वापस उसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हो पाएगा, उसके ऊपर हमको शंका होती है। तो ये सारी इसकी बाधाएं हैं। अब अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या करना चाहिए? तो सुझाव के तौर पर हम यहाँ पर कुछ कमेटियों के नाम बताएंगे। और सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे समस्या आ रही है कि लाखों की संख्या में वाहन होंगे, उनका हम क्या करेंगे? BS3 BS4 वाहनों का। तो गवर्नमेंट को एक वाहन स्क्रैपिंग का मतलब होता है कबाड़ टाइप से, ठीक है,
एग्जैक्ट कबाड़ वर्ड नहीं होता है, बट कबाड़ हम उसको समझ सकते हैं। तो वाहन स्क्रैपिंग नीति लानी चाहिए। हमारी जो वाहन ईंधन नीति है इसमें स्क्रैपिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन पर्टिकुलर नीति नहीं है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति क्या होगी। अगर गवर्नमेंट ये लेकर आएगी तो गवर्नमेंट अपनी नीति के द्वारा लोगों को पुराने वाहनों से नए वाहनों की ओर जाने में, ट्रांसफर होने में प्रोत्साहित कर पाएगी, कुछ सब्सिडी देगी, छूट देगी, फायदे देगी, और इस तरह से लोग अपने पुराने वाहनों को छोड़कर BS6 मानकों के वाहनों पर आसानी से शिफ्ट हो पाएंगे। दूसरा, एक कमेटी आई थी, किरीट पारेख कमेटी। क्या नाम है कमेटी का? किरीट पारेख कमेटी। उसने ये बताया कि चाहे आप लेकर आइए BS6 मानक विच इज गुड, BS4 मानक विच इज अगेन गुड, बट आप अपने यहाँ पर जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, साइकिल से चलने वाले यात्री हैं, उनको चलने का मौका दीजिए, और आपके जो शहरों की अवसंरचना है उसको इस तरह से बनाइए कि कम से कम मोटर से संचालित वाहनों का यूज किया जाए। मान लीजिए एक कंपनी है जहाँ पे आपके 10,000 या 5,000 या 2,000 या 1,000 लोग काम कर रहे हैं, उनके रहने का बंदोबस्त उस आसपास के एरिया में ही किया जाए ताकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पर हो और वो जाकर आ जाए, तो उनको बाइक नहीं चलानी पड़ेगी। ऐसे जगह लोग रहे कि उनको आसानी से सार्वजनिक वाहन, जैसे अगर शहरों में है तो मेट्रो की सुविधा, बस की सुविधा, गांवों में है तो बस स्टैंड पास में हो, छोटे शहरों में हो तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पास में हो कि वो वॉकिंग डिस्टेंस पर जा पाए, और कम से कम निजी वाहनों का यूज करें, मार्केट पास में हो। तो इस तरह से शहरों की अवसंरचना इस तरह से बनाए कि जो मोटर से, यानी कि पेट्रोल डीजल के यूज से चलने वाले वाहन है, उनकी जगह आप पैदल या साइकिल वगैरह का यूज करके भी वहां पर जा सके। तो किरीट पारेख ने हमको ये सजेशन दिए थे। उसके बाद राकेश मोहन की अध्यक्षता में भी गठित कमेटी आई थी। तो राकेश मोहन ने बोला था कि अगर आपको इस तरह का कोई बड़ा चेंज लेकर आना है तो आप राष्ट्रीय वाहन प्रदूषण और ईंधन प्राधिकरण, यानी कि अलग से एक संस्था का गठन करो जो इन सारे मुद्दों को देखे। ये सब आप पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वाहन मंत्रालय, भारी वाहन मंत्रालय, इन सब अलग अलग मंत्रालयों को मत दो, वापिस वही संगठनात्मक एकीकरण वाली बात होगी। आपको एक संस्था बना दो ये सारे मुद्दे देखने के लिए। तो ये राकेश मोहन ने कहा। और वैश्विक उदाहरणों को ध्यान में रखकर एक अलग से फंड बनाओ विच इज नॉन लैप्सेबल, व्यापक नहीं हो, मतलब वो जो है कभी खत्म नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि 5 साल बाद हम आपसे फंड ले लेंगे, हमने आपको फंड दे दिया, आप 5 साल यूज करो, 10 साल यूज करो, 15 साल यूज करो, उसके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन मत दो। तो बिना व्यक्तिगत, मतलब नॉन लैप्सेबल जो फंड होता है उसका आप राज्य स्तरों पर और शहरों के स्तरों पर गठन करो, और पर्टिकुलर वाहनों के क्षेत्र में उसको खर्च करने की राज्य सरकार और जिला सरकारों को अनुमति दी। तो इस तरह से। और एक लास्ट जो हम सुझाव देंगे वो है, देश में पेट्रोल पर 2 रुपए का हरित प्रभार लगाया जा सकता है, यानी ग्रीन ड्यूटी। जैसे हम आजकल कोयले पर भी हम देख रहे हैं स्वच्छ ईंधन शुल्क लगाया जा रहा है, वैसे ग्रीन ड्यूटी 2 रुपए की हम पेट्रोल पर भी लगा सकते हैं, और फिर इस पेट्रोल का यूज हम ये जो हमने फंड बनाने वाले हैं उसमें यूज कर सकते हैं, और उसका हम वाहनों के टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में होने वाले खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी पूरी भारत स्टेज मानक की नीति थी, जो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें सारे एस्पेक्ट देखे, क्या है, क्यों लेकर आए, BS4 BS6 में क्या अंतर है, BS5 की जगह BS6 क्यों लेकर आए, BS6 के लाभ क्या है, BS6 की विशेषताएं क्या है, उसको लाने में आने वाली बाधाएं क्या है, और उसके लिए सुझाव क्या है। तो आपके प्रीलिम्स के हिसाब से भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे वो भी इसके अंदर कवर्ड है, विच डेटा, जिसमें डेटा भी आ गया आपका, और जो भी कमिटीज के नाम है, जो भी पूछा जा सकता है वो सब है इसके अंतर्गत, और आपके मेंस के अकॉर्डिंग भी एक कंसाइज वे में पूरे नोट्स से। अब हम आगे वाले लेक्चर में हमारा जो एनर्जी का सीरीज है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको अगर एनर्जी का पूरा सीरीज और इस तरह की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज देखना है तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।